अच्छा, एक सवाल मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। इसके पहले जो मैं अखिलेश यादव ने जो आप लोगों पर आरोप लगाए उस पर पूछ रहा था। अयोध्या अभी भी आप लोगों के एजेंडे में है ना कि वहां और विकास करना है? देखिए, निश्चित रूप वो से कह रहे हैं कि भूल गए आप लोग, सीटें कम हो गई हैं तो भूल गए उत्तर प्रदेश को। देखिए, अयोध्या राजनीति, अयोध्या और राम, ये राजनीति का विषय उन लोगों के लिए है जो चुनाव में कभी कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके और अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो मौसम बदलने के बाद साथ में स्थान बदलने के साथ में अपनी टोपियां बदलते हुए दिखाई देते हैं, ये उनके लिए है। राम हमारे लिए राष्ट्रीय चिति का विषय है। अयोध्या हमारे लिए देश की सांस्कृतिक इतिहास का, गौरव का एक केंद्र है। इसलिए वो प्राथमिकता था, वो प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता रहेगा। चूंकि आपके पास देश का संस्कृति मंत्रालय भी है, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये बजट से थोड़ा अलग सवाल है। कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले दिनों में बहुत विवाद हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो फैसला लिया गया था कि दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे अपनी दुकानों के बाहर, आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था? ये आपको नहीं लगता गैर जरूरी चीज थी? मतलब आप समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें ये चीजें कहां से आ जाती हैं? मुझे लगता है कि जब एक बार न्यायालय अपनी टिप्पणी कर चुका और सुप्रीम कोर्ट जब जिस विषय पर टिप्पणी कर चुका है, उस पर मेरे स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम इस पर अब टिप्पणी करने की न तो आवश्यकता है और न कोई प्रासंगिकता ही बची है। एक्चुअली विपक्ष जो है, दरअसल वो आप लोगों पर बार बार ये आरोप लगाता है कि जानबूझकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिससे समाज में भेदभाव हो, वोटों का फायदा मिल जाए, ध्रुवीकरण हो। तुष्टीकरण की राजनीति जिन लोगों ने की, जिन्होंने देश को पहले मजहब के आधार पर बांटा, फिर बोली के आधार पर बांटा, फिर अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, फिर ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, फिर अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, वो लोग दूसरों पर बांटने का आरोप लगाएं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए मित्र। अच्छा गजेंद्र जी, चूंकि आपके आंकड़े बड़े दुरुस्त रहते हैं, डेटा आप भरपूर रखते हैं, अपने पास रिसर्च करते हैं, मुझे ये बताइए, ये मिडिल क्लास जो है और खासतौर पर नौकरी पेशा जो तबका है, ये माना जाता रहा कि ये बीजेपी का पारंपरिक तौर पर वोट बैंक रहा, और उससे बड़ी उम्मीद थी। आज से 10 साल पहले जब आप लोगों की पहली बार सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कि शायद उनको इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले। तो आप लोगों ने कहा भी था कि हम टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाएंगे, उसके जरिए हम राहत देने की कोशिश करेंगे। उस तरफ कितना आगे बढ़ पाया? अब चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो थोड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम तो ऐसा लग रहा है कहीं खत्म ही ना हो जाए। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में आज अधिकांश लोग स्विच ओवर कर चुके हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे करके उसी टैक्स रिजीम में सभी लोग रहने वाले हैं। और आपने देखा होगा जो डिफरेंट जो सेगमेंट्स बनाए हैं, 3 लाख तक का, 7 लाख तक का, 10 लाख तक का, 15 लाख, 12 लाख तक का, 15 लाख तक का, निश्चित ही ये जो है इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है, जहां अधिकतम को लाभ, सर्वजन सुखाय, उसके दृष्टिकोण से आप उठा करके देख लीजिए देश में कितना प्रतिशत टैक्स पेयर है जो 12 लाख से ज़्यादा का एनुअल टैक्स पे करता है। तो जो मिडिल क्लास जिसकी बात करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला सेगमेंट है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बजट की अगर मैं बात करूं तो ये रोजगार, एमएसएमई, मिडिल क्लास, इन 3 लोगों को समर्पित, और युवा, इन 4 लोगों को समर्पित बजट है। किसानों के लिए क्या बड़ी बात आपको नजर आती है इस बजट में? क्योंकि बार बार आप लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में देश में, मैं क्योंकि किसान हूं इसलिए, और देश के कृषि मंत्री, राज्य मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला, इस नाते मैं एक बात कह सकता हूं, आज के समय में कृषि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम सबके घर पे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो हमारे किसान के लिए सबसे बड़ा संकट है। और मैं अभिनंदन करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी की सोच की गहराई का, कि उन्होंने कृषि क्षेत्र की चर्चा को प्रारंभ इसी के साथ किया कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए ऊपर थ्रस्ट करेंगे। नई वैरायटीज़ डिक्लेयर की जाएंगी ताकि किसान क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के भय से मुक्त हो सके, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज के बाद में भी और अदरवाइज आल्सो, जो हमारी पानी की उपलब्धता है, सिंचाई के सीमित संसाधनों के चलते हुए या जल की सीमितता के चलते हुए हम अपने क्रॉप्स को कम से कम पानी में कैसे उगा सकें, उसका एकमात्र उत्तर अगर कोई है, और किसान का खर्चा जिसके माध्यम से कम किया जा सके, वो नेचुरल एग्रीकल्चर है। और प्राकृतिक खेती पिछले 10 साल में अब टाइम टेस्टेड जो है एग्रीकल्चर पैटर्न है। 2 करोड़ किसान जो इस
प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं या अपनाने वाले हैं, उनको उनके उत्पाद के मार्केट करने के लिए प्रॉपर एडिकेट प्लेटफॉर्म्स मिले, इसको स्ट्रेंथन करने की बात सरकार ने कही है इस बजट के माध्यम से। तीसरा विषय, जो वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन, क्योंकि स्वामीनाथन साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमें कोर फार्म इनकम के बजाय एलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। सरकार का प्रारंभ से उसके ऊपर थ्रस्ट रहा और आगे वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएंगे, इसकी चर्चा इस बजट में की गई। और इन सब से आगे बढ़कर के अगर एक सामान्य किसान के नाते मैं सोचता हूं जो सबसे बड़ा संकट किसान के सामने है वो मौसम की मार है। कभी बेमौसम बरसात, कभी बेमौसम ओलावृष्टि, कभी बरसात न होना, कभी बरसात ज़्यादा हो जाना, कभी तूफान आ जाना। अनेक अनेक कारणों से किसान जिस दिन फसल बोता है उस दिन से लेकर के काट कर मंडी में ले जाता है, तब तक एक भी रात चैन से नहीं सो सकता। मैं जब कृषि मंत्रालय में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को संरक्षण देने के लिए फसल बीमा योजना लागू की थी। और आज गर्व से कह सकता हूं कि लाखों किसानों को देश में हजारों करोड़ रुपए का संरक्षण उसके माध्यम से मिला। किसान की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो फसल बीमा पे क्रॉप सर्वे है। क्रॉप सर्वे को डिजिटाइज किया जा सकता है, इसके बारे में इतने समय से विचार हो रहा था। इस बजट में 400 जिलों में क्रॉप सर्वे डिजिटाइज्ड हो जाएगा, इसकी घोषणा की गई। मैं ये मानता हूं कि ये कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।